पुलिस ऑफिसर्स को लेके आप सबके दिमाग में बहुत सारे परसेप्शंस बने होंगे। हो सकता है आप में से कुछ व्यक्तियों के दिमाग में एक पुलिस ऑफिसर की इमेज सिंघम मूवी के अजय देवगन जैसी हो सकती है, या फिर वांटेड मूवी के महेश मांजरेकर की तरह हो सकती है। आज हम एक लॉ ग्रेजुएट होने के कारण पुलिस ऑफिसर्स को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं। तो वो नजरिया क्या है, उस नजरिए को जानने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू, जिसका नाम है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये कहानी एक बेबस पिता की है। बेबस पिता की इसलिए क्योंकि एक ललिता कुमारी नाम की 8 वर्षीय बालिका का अपहरण होता है। जब एक 8 वर्षीय बालिका आधे घंटे तक अपने घर नहीं लौटती है तो एक बेबस पिता भोला कामत उसको ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। जब वहां पर वो नहीं मिलती है तो वो पुलिस स्टेशन लोनी गाजियाबाद में जाकर एक मिसिंग की कंप्लेंट दैट इज गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर उसके बाद जब और ढूंढते हैं वो व्यक्ति को तो उधर पे उनको पता पड़ता है कि उनकी बालिका का अपहरण हो चुका है, जिसके पश्चात वो वापस पुलिस स्टेशन में जाकर एक किडनैपिंग की एफआईआर लिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उनकी एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। जिससे व्यथित होकर वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गाजियाबाद के पास एक कंप्लेंट लेकर जाते हैं, जिसके पश्चात उनकी एफआईआर तो रजिस्टर की जाती है, लेकिन पुलिस किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेती उसको ढूंढने के लिए। वो वापस से व्यथित होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को वहां पर अप्रोच करते हैं आर्टिकल 32 ऑफ इंडिया के अंतर्गत हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन लेकर। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन का परयूजल किया तो उस परिशीलन के दौरान उनको जब पता पड़ा कि पुलिस ऑफिसर ने किडनैपिंग की एफआईआर लिखने से मना कर दिया था, उससे वो काफी खफा हुए, जिसके पश्चात उन्होंने भारत देश के तमाम केंद्र शासित राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसका रिप्लाई भी वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ने किया। जिसके बाद सन 2013 में ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जजमेंट आप सबके सामने देखने को मिला, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो समझते हैं इस जजमेंट में आई गाइडलाइंस को सिलसिलेवार रूप से। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे पहली गाइडलाइन दी वो ये थी कि जब कभी भी एक पुलिस ऑफिसर को यहां पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की इंफॉर्मेशन मिलती है, then that police officer has to register an FIR। उनके लिए वहां पर FIR रजिस्टर करने के लिए बाध्य किया गया। यहां पर अक्सर ये होता था कि पुलिस ऑफिसर को FIR की कंप्लेंट वहां पर इंफॉर्मेशन तो मिली, पुलिस ऑफिसर इस बात पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना कर देते थे कि हमें एक प्रारंभिक जांच करनी है, हम ये तो जान ले कि मामले में सत्यता कितनी है। तो उसके रिस्पेक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी खबर की सत्यता की जांच करना पुलिस का अधिकार नहीं है, ये एक कोर्ट का डोमेन होता है। यहां पर वो न्यायालय डिसाइड करेगा कि वो कंप्लेंट सत्य थी या फिर एक झूठ थी। फिर इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कभी भी पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के अंदर इंफॉर्मेशन मिली और वहां पर पुलिस ऑफिसर को इस बात का डिलेमा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होना दर्शाती है या फिर यहां पर कोई ऑफेंस असल में कमिट ही नहीं हुआ, तो उस परिस्थिति में पुलिस ऑफिसर वहां पर आपकी प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। और वो प्रारंभिक जांच का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना मात्र होता है कि यहां पर एक संज्ञेय अपराध दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ था या नहीं हुआ था। प्रारंभिक जांच के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को पता पड़ता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो पुलिस ऑफिसर वहां पे एफआईआर रजिस्टर करेंगे। लेकिन अगर प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ऑफिसर को ये पता पड़ता है कि यहां पर किसी भी तरीके का अपराध कारित नहीं हुआ है तो उस पुलिस ऑफिसर के लिए इंक्वायरी खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर विद इन 1 वीक इंफॉर्मेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इसमें किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये जो प्रारंभिक जांच होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, इस प्रारंभिक जांच का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं कमिट हुआ। अगर वहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है तो आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है। फिर इसके बाद जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के रिस्पेक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और भी बातें बताई तो वहां पर स्पेसिफिक केसेस के बारे में डिस्कस किया गया, जहां पर उन्होंने बताया कि जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं, ये वह केसेस होते हैं, ये वह प्रकरण होते हैं जिसके अंदर हो सकता है एक पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा डिलेमा हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ था या नहीं कमिट हुआ था।
तो ऐसे केसेस में प्रारंभिक जांच की जा सकती है और इस प्रारंभिक जांच की जो अवधि होगी, दैट मींस द टाइम पीरियड फॉर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज 15 डेज। अगर 15 डेज के अंदर पुलिस ऑफिसर को इस बात का समाधान हो जाता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, देन एफआईआर हैज टू बी रजिस्टर्ड। साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली कि जब भी पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 154 में इंफॉर्मेशन मिलती है तो उधर पे उन्हें जनरल डायरी या फिर जिसे हम अमूमन स्टेशन डायरी के नाम से भी जानते हैं उसे भी मेंटेन करना है। तो उसके रिस्पेक्ट पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है वो इंफॉर्मेशन का जो एग्जर्प्ट है, वो इंफॉर्मेशन का जो सार है, वो आपको जनरल डायरी एंड स्टेशन डायरी में वहां पर मेंटेन करके रखना है। और अगर कभी पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर देगा या फिर जनरल डायरी या स्टेशन डायरी को मेंटेन नहीं करेगा तो उसको डिरेलिक्शन फ्रॉम ड्यूटी माना जाएगा। ये समझा जाएगा कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही रूप से नहीं किया है। तो इसलिए आप उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप आपको ललिता कुमारी के जजमेंट की पूरी बारीकियां समझ में आई होंगी। एंड एक और बात, चूंकि ललिता कुमारी का जजमेंट आपने समझ लिया, मेरा आप सब लॉ ग्रेजुएट से एक सवाल है और जो लॉ ग्रेजुएट्स नहीं है उनसे भी, कि क्या हमें 2013 में ललिता कुमारी के जजमेंट की आवश्यकता थी? समझे? नहीं समझे? यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले कभी किसी जजमेंट में यह बोला था कि आपके लिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है? तो अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में बोल दिया था तो क्यों हमें ललिता कुमारी के जजमेंट की आवश्यकता पड़ी? तो प्लीज लेट अस नो दिस इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें ललिता कुमारी के पहले भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बताया गया। फॉर मोर डिस्कशंस लाइक सच, सब्सक्राइब जुडिशरी गोल्ड, जहां पर आपको ऐसे और डिस्कशंस भी मिलते रहेंगे।